नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का जो सेकंड चैप्टर है पाठ 2 प्राणियों में पोषण, उसका भाग 2 आज हम करेंगे। हमने इसके पहले भाग में ये सब पढ़ा था जिसमें खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ और हमारे प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, हम लोग कैसे, हमारा पाचन सिस्टम है, मानव में जो पाचन है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था और हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको उस पर आगे की वीडियोस मिल जाएंगी। वरना इसके अलावा भी इसकी पहली वाली वीडियोस का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हमने दांतों के बारे तक पढ़ा था, अब हम क्रियाकलाप 2.3 को पढ़ेंगे। 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। चित्र 2.4। अब 2 परख नलियों में आयोडीन विलयन 2-3 बूंदे डालें तथा उनको प्रक्षेपण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो आपने ये चीज़ आप देखेंगे कि जिसमें आपने मुंह से चावलों को चबा के डाला जिस नली में, उसमें आपके लाला रस का जो मंड है उसकी वजह से वह शर्करा में बदल जाएगा, मंड जो है चावल का। जीभ के एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। चित्र 2.6। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ दिख रही है? देखिए जीभ का है, ठीक है। तो जो इसका अग्र भाग होता है वह किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, ये आपको इसमें बताया गया है। मिठाइयाँ एवं दंतशय, ये भी हम चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए अम्ल क्या है अध्याय 5 में देखिए। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। चित्र 2.5। इसे दंतशय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर भी जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंतशय, दंत गिरने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखिए इस प्रकार से दंतशय होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन या मंजन कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। ये अभी हमने ये किया और हमें ऐसा करना भी चाहिए। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हमें बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। आपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद देखिए 2.6 में किस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार 2.6 है, ठीक है। आप में वहाँ पे कहीं पे भी उसकी 1-2 बूंद रख सकते हैं, ठीक है। 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदनी की सीख का उपयोग करें। इसे प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए।
प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब आपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। भोजन नली, ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 देखिए। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती है। ठीक है, ये देखिए आप, गले एवं वक्ष से होती है, हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकोचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल, जो हमारी पूरी संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। चित्र 2.7 कभी कभी हमारा, आप उसमें देख सकते हैं, कब जब भी मैं चित्र के बारे में बोलूँ तो इसका मतलब है कि आप उस चित्र को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको वो चीज़ दिखेगी जो यहाँ पे बोली गई है। क्योंकि हम इस टाइम लैपटॉप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन छोटी होती है, तो इसलिए हम लोगों को जूम करके ये दिखाना होता है, लेकिन किताब में प्रॉपरली आपको अच्छे से दिखेगी। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, उल्टी, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। वमन का मतलब यहाँ पे उल्टी खाना आपका पलट जाता है। अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। देखिए भोजन, ठीक है, और ग्रसिका और आमाशय, इस प्रकार से यहाँ पे, और ये संकुचित होती रहती है। पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। जब हम उल्टी हो जाती है, हमें वॉमिट होता ही है, तो वो नीचे की जगह ऊपर कैसे आता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आमाशय ये जो गोल गोल है, ये मोटी थैली वाली, ठीक है, एक भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है आमाशय। यह एक और ग्रसिका, ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है, वहां क्षुद्रांत में पहुंच जाता है। ठीक है, आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे आमाशय के बारे में पढ़ा। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्षुद्रांत इतनी लंबी नली हमारे शरीर के अंदर, तो यहाँ पे देखिए कुंडलित नली मतलब जो कुंडल के शेप में इस राउंड राउंड सर्कल की तरह से बंद, जैसे आपने कॉइल देखा अपने घर में, जो मच्छर मारने का कॉइल होता है, देखा किस प्रकार से होता है, वो गोल 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 गोल, है ना। अगर आप उसको खोल दें और लंबा करते हो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो गोल गोल होता है और कुंडल के रूप में होता है तो वो संकुचित हो जाता है, छोटा दिखता है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। ठीक है, यकृत गहरे लाल, ठीक है, ओके, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने, ठीक है, दक्षिण ओर अवस्थित होती है। जैसे मतलब अगर आप आपके राइट हैंड साइड, ठीक है, आपके वहाँ पे लीवर होता है जिसे यकृत कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसको हमारे शरीर का बायो लैब भी कहते हैं। ठीक है, बायो लैब का मतलब जो हमारी जैव प्रयोगशाला है, ये वो है हमारे शरीर की। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। चित्र 2.2 में आपने उसको देखा है, वरना आप देख भी सकते हैं, आगे सबसे स्टार्टिंग में हमने वीडियो की है, चित्र है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको
उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वसा जो है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल या फिर प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत को आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वह बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गूदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे सब उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं, मतलब मुंह चलाते रहते हैं। जुगाली का मतलब मुंह चलाना, देखा ना आपने भैंस और गाय को? जब वे खा ना रहे हो, खाना ना खाते तब भी वो करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रथम अमाशय रुमेन में। ठीक है। और रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। चित्र 2.9 में हमने देख लिया है, अभी हम देखेंगे। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वापस छोटे छोटे टुकड़ों में खाना वापस उसके मुंह में आ जाता है गाय के, और फिर वो दोबारा उसको चबा के वापस भेजता है। जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे था ना जुगाल, या इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। आपको रोमंथन याद रखना है। रोमंथन मतलब मंथन, मतलब मंथन होता है ना, मंथन करना, चलाना, ठीक है, किसी में से कुछ चीज निकालना, इस तरीके से। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंती कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रोमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। वो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। जानवरों जैसा घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बहिर्दांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ गया चित्र हमारा? चित्र ये रहा। ठीक है, यहाँ पे होती है एक अंधनाल। ठीक है, देखिए अंधनाल, ये रही अंधनाल। ठीक है, ये छोटी हाथ और बड़ी हाथ के बीच में होती है, ये जानवरों में होती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं।
अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अब देखिए 2.4 में आ गया अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। चित्र 2.10 अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तब यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके, मतलब अपने बहुत सारे कृत्रिम पांव, नकली पैर विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ है ना उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। इस तरीके से ये पादाब निकालता है, पाँव निकालता है और उसमें फिर ये किसी खाद्य धानियों में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। यह खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों को शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। प्रमुख शब्द है, आपको ये थोड़े से याद रखने हैं। अवशोषण, अमीनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्तरस, मुख गुहिका, रत्नक, सेलुलोस, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा, अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चर्वणक, ग्रसिका, अग्नाशय, अग्रचर्वणक, पादाब, रोमेन, रोमेनेंट, रोमंती, लाला ग्रंथि, दीर्घरोम। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। आपको इन सब शब्दों को ऊपर चैप्टर में ढूंढना भी है, पढ़ना भी, और हमने क्या क्या सीखा ये भी है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में काफ़ी सब कुछ सीखा है। हमने जंतु में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, शुद्रांत, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गूदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित, देखिए आपको यहाँ पे हमें इसका ब्रीफली हमें एक तरीके से हमें संक्षेप में सारा सार मिल रहा है। तो एटलीस्ट अगर आपको ये ज़रूर याद करना चाहिए। देखिए आहार नाल के बारे में बता दिया गया है, और पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथि है लाला ग्रंथि, यकृत मतलब हमारा लीवर, एवं अग्नाशय है। अमाशय की भित्ति एवं शुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न है। पोषण का जटिल प्रक्रम है, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। ठीक है, मर्ण जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्न्याशय स्राव एवं शुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर देते हैं। बिना पचे अपशिष्ट, मतलब जो बचा हुआ चीज़ है और वो बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी, ठीक है, अभी हम पता ना, रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं, रोमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबा लेते हैं। ठीक है, रोमंथन जिसे भी हमने पढ़ा था। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाब की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य दानी में होता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और हम लोग जल्दी ही क्या कहते हैं इसके प्रश्न उत्तर जो हैं इसके हम लोग अभी नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग
हम लोग इसके लिए लिखित रूप में वीडियो में लेके आएंगे, ताकि आप पॉज करके आराम से इसके उत्तर जो हैं प्रश्नों के वो लिख सकें अपनी कॉपी में। क्योंकि हम सबको पता है कि आप घर पे हैं और इस समय बड़ी ही समस्याओं में पड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके। आप इन चित्रों को देख सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ जहाँ वीडियो आपको समझ में आती है, जहाँ पे आपको परेशानी होती है, वहाँ पे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको समाधान किया जाए। और आपको और किन चीज़ों पे वीडियो चाहिए वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें सहायता हो सके कि हम और किन किन विषयों पे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देश का नाम ऐसे रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।